करियर सेंटर पे। चलिए दोस्तों, जिस तरह की हम लोग आरपीएफ एसआई का अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे, आपका एग्जाम जो है 2 दिसंबर से स्टार्ट है, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया है जो कि कम समय में आपका फुल सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए। इसमें आज हम लोग देखेंगे, ये अंतिम रिवीजन है और इसमें ये प्रैक्टिस सेट 7 नंबर को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर दिखेगा। और इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन लिए गए, जिस तरह की आपके आरपीएफ एसआई में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस का, जिसमें हिस्ट्री है, भूगोल है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या असत्य है, यानी कि क्या गलत है, ये चीज़ बताना है। वे कर्म में विश्वास करते थे, तो बिल्कुल ठीक है ये दोस्तों, गौतम बुद्ध जो है कर्म में विश्वास करते थे। कर्म का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल जब कर्म का विश्वास करते थे शरीर में परिवर्तन भी मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये गलत हो गया दोस्तों, ईश्वर की सत्ता में जो है विश्वास नहीं करते थे। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने जो है मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया था। क्या बोलिएगा? मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया था, तो ये आपको एकदम याद रहनी है। अब जहाँ यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आया है गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ बात आता है दोस्तों गौतम बुद्ध, क्या बोलिएगा? गौतम बुद्ध। तो बोल सकते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले यही समझिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपका गौतम बुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। तो याद रखिएगा लुम्बिनी कहाँ पर है? तो अभी वर्तमान में नेपाल में है, नेपाल में पड़ता है। इसका जन्म कब हुआ था इनका? तो याद रखिएगा 563 बीसी में। क्या बोलिएगा दोस्तों? 563 ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं। अच्छा, इनको याद रखिएगा दोस्तों मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु याद रखिएगा 483 बीसी में इनका मृत्यु हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? यहाँ से प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा पिताजी का नाम था शुद्धोधन। क्या बोलिएगा? शुद्धोधन नाम था पिताजी का। इनके माताजी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा महामाया। क्या बोलिएगा? महामाया इनके माताजी का नाम था। इनके पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा यशोधरा। क्या बोलिएगा? यशोधरा, यशोदा नहीं यशोधरा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इनका एक दोस्तों पुत्र हुआ था, पुत्र का नाम क्या हुआ करता था? तो याद रखिएगा राहुल। और दोस्तों गौतम बुद्ध जो था, इनका बचपन का नाम क्या था? यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बचपन का नाम था राहुल। कौन था दोस्तों? राहुल था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा बौद्ध गया में। कहाँ पर दोस्तों? बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये लगभग दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिए थे, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा दोस्तों, अब जो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है उस प्रश्न को ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर से हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ। अगर सारनाथ आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो वहां पर ऋषिपत्तनम रहेगा, तो ऋषिपत्तनम में ही सारनाथ है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक समय कहाँ पर व्यतीत किए? तो याद रखिएगा दोस्तों ये कहाँ पर किए थे? तो याद रखिएगा वैशाली में। कहाँ पर दोस्तों? वैशाली में किए थे। और सबसे अधिक उपदेश अगर पूछेगा कहाँ पर दिए थे, तो याद रखिएगा वो दिए थे कहाँ पर? श्रावस्ती में। कहाँ पर दोस्तों? श्रावस्ती में दिए थे। अब देखिए दोस्तों 4 क्वेश्चन जो है गौतम बुद्ध से बनता है, ये 4 क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लीजिए, आपका एक सवाल भी नहीं छूटेगा। देखिए ये 4 क्वेश्चन जो है दोस्तों गौतम बुद्ध के संगति से है, मतलब बौद्ध संगति से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पहला जो हुआ था दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये किसके समय हुआ था? तो याद रखिएगा अजात शत्रु के समय हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा राजगिरी में हुआ था। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है कि इसका आपको अध्यक्ष भी पूछे, तो इनका अध्यक्ष याद रखिएगा महाकश्यप थे। कौन थे दोस्तों? महाकश्यप इनका मतलब अध्यक्ष हो जाएंगे। द्वितीय पूछेगा तो याद रखिएगा 383 बीसी में होता है। और दोस्तों कौन होते हैं राजा उस समय? शासक कालाशोक, कालाशोक होते हैं। और ये कहाँ पर होता है? तो पाटलिपुत्र में होता है। तृतीय की बात करेगा तो ये 283 ईसा पूर्व में होता है दोस्तों। और ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? ये सॉरी वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय राजा कौन था? तो याद रखिएगा अशोक थे। कौन थे दोस्तों? अशोक थे। और चतुर्थ पूछेगा प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा कुंडल वन कश्मीर में। क्या बोलिएगा? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और उस समय राजा कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रथम का अध्यक्ष हो जाएगा महाकश्यप, द्वितीय का हो जाएगा दोस्तों सावाकौमी, तृतीय हो जाएगा मौखलीपुत्र तीस। और दोस्तों चौथा की बात करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। क्यों दोस्तों? अश्वघोष यहाँ पर उपाध्यक्ष हो जाएगा। और अध्यक्ष की बात करेगा तो वो हो जाएगा दोस्तों विश्वामित्र। तो ये चीज एकदम आपको इतना चीज जो है गौतम बुद्ध से याद रखना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस नदी के तट पर मिलता है। देखिए सिंधु सभ्यता की बात करिएगा दोस्तों, ये लोथल क्या होता है दोस्तों, लोथल हो गया आपका, कालीबंगा हो गया, ठीक है, कालीबंगा हो गया, ये सब दोस्तों याद रखिएगा, ये सब दोनों जो है ये भोगवा नदी के तट पर है। लोथल कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर है, और कालीबंगा कहाँ पर है, घग्गर नदी के तट पर। तो ये सभी नदी मिलकर उस समय क्या कहलाता था, सरस्वती नदी कहलाता था। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले हैं, तो सरस्वती नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। क्या बोलिएगा, मोहनजोदड़ो। वही अगर भारत में पूछेगा तो याद रखिएगा तो वो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या बोलिएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। तो ये चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता याद रखिएगा दोस्तों चार दिशा में फैले थे, जो कि उत्तर दिशा में क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा मंडा। और दोस्तों पश्चिम दिशा में क्या था, तो याद रखिएगा ये पूर्व हो जाएगा। पूर्व दिशा में कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा आलमगीरपुर। क्या बोलिएगा, आलमगीरपुर, ठीक है। दक्षिण दिशा में कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा दैमाबाद था। और पूर्वी दिशा में कौन था, सुतगाडोर। कौन दोस्तों, सुतगाडोर। सुतगाडोर किस नदी के तट पर था, याद रखिएगा दास नदी के तट पर। दैमाबाद किस नदी के तट पर था, याद रखिएगा गोदावरी नदी के तट पर। आलमगीरपुर कहाँ पे था दोस्तों, तो याद रखिएगा हिंडन नदी के तट पर। किस पे दोस्तों, हिंडन नदी के तट पर। और मंडा दोस्तों याद रखिएगा चिनाब नदी के तट पर था। तो इतना चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपके प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है, ये चीज बचाना है। वरुण को जल का देवता बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। मारुत को आंधी का देवता बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। सोम को दोस्तों अंतरिक्ष का देवता बोलते हैं, नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा। सोम को दोस्तों अंतरिक्ष का देवता नहीं बोलते हैं। इंद्र को वर्षा का देवता बोलते हैं, सोम को याद रखिएगा सूर्य का देवता बोलते हैं। तो सूर्य का देवता हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बने रहिए आप लोग, चलते बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जब दोस्तों इस तरह से आप लोग डेली डिस्कशन को देखिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन जीके जीएस से बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस आप लोग अंतिम समय तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता से अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था। तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। कौन दोस्तों, गोपाल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आता है पाल वंश। पाल वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा गोपाल था। कौन दोस्तों, गोपाल था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और द्वितीय शासक कौन हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा द्वितीय शासक पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका धर्मपाल। धर्मपाल के समय ही याद रखिएगा दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। क्या दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहाँ पर है ये पड़ता है, तो याद रखिएगा ये बिहार के भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, भागलपुर में पड़ता है। ये चीज एकदम आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, पाल वंश की राजधानी कहाँ था, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा मुंगेर में। ये दोस्तों आपका आरपीएफ में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का नींव किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई। मुस्लिम सत्ता का यानी मुस्लिम शासक कौन हुआ करते थे, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी हुआ करता था, ठीक है। और मुस्लिम सत्ता याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान और दोस्तों गौरी के बीच हुआ था। तो गौरी के बीच जब हुआ था दोस्तों, तो इसमें जो है गौरी की हार हो गई है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों द्वितीय जो बोल सकते हैं कि यह हुआ तराइन का युद्ध हुआ था, ये दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ था। यह भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें याद रखिएगा दोस्तों गौरी जीत जाता है और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है। यहां से तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर से पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और दोस्तों ये किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों बाबर और दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो इब्राहिम लोधी था। इसी के द्वारा याद रखिएगा लोधी वंश का समाप्त होता है और मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा करता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके द्वारा दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें कि हेमू की हार हुई थी, अकबर का जीत हुआ था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पानीपत का एक तृतीय युद्ध भी आप देख लीजिए, यहाँ पर नहीं दिया गया तो उसको भी देख लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठा के बीच हुआ था, जिसमें कि मराठा का बुरी तरह से हार हुआ था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मराठा की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, याद रखिएगा सदाशिवराव और विश्वासराव भाव, ठीक है। इतना चीज को आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे ईश्वर का प्रिय और संतों का राजा कहा जाता है, तो ये निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है, ये चीज पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली में हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती, याद रखिएगा दोस्तों ये किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। और अकबर के द्वारा दोस्तों इसको कहाँ पर इनका दरगाह रखा गया, तो याद रखिएगा दोस्तों फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पर दोस्तों, फतेहपुर सिकरी में। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। एक दोस्तों होता है याद
याद रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्यों दोस्तों बोलिएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती होता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अगर आपको पूछेगा तो वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुगल चित्रकार में निम्न में से कौन पक्षी विशेषक का बनाता था? यानी कि पक्षी का चित्र कौन बनाता था? तो याद रखिएगा मंसूर बनाता था। कौन दोस्तों? उस्ताद मंसूर बनाते थे। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। उस्ताद मंसूर याद रखिएगा किसके मतलब दरगाह में रहते थे, मतलब किसके मतलब कि दरबार में रहते थे? तो ये चीज पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में दोस्तों? जहांगीर के दरबार में। एक था दोस्तों दशावंत। कौन दोस्तों? दशावंत था। तो याद रखिएगा दोस्तों अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। पूछा जाएगा दोस्तों चित्रकला का सबसे अधिक विस्तार किसके काल में हुआ था? तो याद रखिएगा जहांगीर के कला में। ठीक है, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन ये सब चीज पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सामूगढ़ का युद्ध किनके बीच संपन्न हुआ था? देखिए सामूगढ़ का युद्ध हो गया दोस्तों, एक होता है धर्मट का युद्ध। क्या दोस्तों? धर्मट का युद्ध होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सामूगढ़ का युद्ध हो गया, एक हुआ धर्मट का युद्ध, एक हुआ दोस्तों बहादुर का युद्ध। बहादुर का युद्ध होता है। ये तीनों युद्ध जो है याद रखिएगा, ये दारा सिको और औरंगजेब दोनों भाई थे, दोनों भाई के बीच होता है। इतना चीज को एकदम आपको याद रखिएगा। ये तीनों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में निम्नलिखित बिहार के किस स्थान पर है? तो 1632 में याद रखिएगा दोस्तों पटना कॉलेज में ही स्थापित किया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा सा बात को आपको जानना होगा। देखिए यूरोप से आने वाले भारतीय व्यापारी कौन कौन थे? तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन आए दोस्तों? पुर्तगाली आए। कौन आए? पुर्तगाली आए। उसके बाद दोस्तों कौन आए? तो डच आए। उसके बाद कौन आए? तो अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज के बाद दोस्तों कौन आए? तो याद रखिएगा डेनिस आया। डेनिस के बाद कौन आया दोस्तों? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी आया। तो इतना चीज को ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाली कब आया? 1498 में। डच कब आया? 1602 में। अंग्रेज कब आया? 1608 में। डेनिस कब आया? 1616 में। ठीक है, और फ्रांसीसी कब आया दोस्तों? 1664 में। तो ये इतना चीज को एकदम आपको याद रखना। देखिएगा दोस्तों इसमें जो सबसे अधिक शासन किया वो किसने किया? अंग्रेज के द्वारा किया गया। तो अंग्रेज के द्वारा जो किया गया दोस्तों इसमें जो है युद्ध करके ये जीता। देखिए अंग्रेज और दोस्तों पुर्तगाली के जो पहला सबसे युद्ध हुआ ये याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों डच को जब पराजित किया अंग्रेज ने, तो अंग्रेज और दोस्तों डच के बीच जो युद्ध हुआ था तो याद रखिएगा वो दोस्तों कौन हुआ था? तो याद रखिएगा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। इसके द्वारा डच का दोस्तों भारत में समाप्त किया और अंग्रेज दोस्तों इस पे स्थापित किया। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज और दोस्तों फ्रांसीसी के बीच एक युद्ध हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डीवास का युद्ध। क्या बोलते हैं? बॉन्डीवास का युद्ध, जो कि याद रखिएगा 1760 में होता है। और 1760 में बॉन्डीवास के युद्ध के द्वारा फ्रांसीसी का दोस्तों पतन हो जाता है और भारत में दोस्तों याद रखिएगा ये पता चल गया कि अंग्रेजी शासन ही, याद रखिएगा अंग्रेजी शासन कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन आपके जो है यूरोपीय से बनता है। यहाँ पर हमने टोटल बता दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर दोस्तों यूरोपीय व्यापारी से आपको प्रश्न पूछेगा तो इस बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ये बोला गया है दोस्तों सुरेंद्र एस सेन। एस सेन दोस्तों इंडियन रिपब्लिक आर्मी एस सेन के द्वारा, मित्र मेला बीडी सावरकर। गदर पार्टी दोस्तों जतिन दास, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों सोहन सिंह भाकरा ने। क्या दोस्तों? सोहन सिंह के द्वारा। और अगर पंजाब में पूछेगा किसने किया था तो याद रखिएगा लाला हरदयाल ने। किसने दोस्तों? लाला हरदयाल ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त ये दोस्तों कहां पर चला गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों ये 51% भूभाग पर चला था। और इसको चलाया था किसने? याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और दोस्तों ये कहां पर चला था? तो मद्रास में चला था। ये चीज ध्यान दीजिएगा, मद्रास के क्षेत्र में चला था। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल ठीक है। इसके बीच बिचौलिया नहीं होता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दो सत्य हो गए। कर लगाने से पहले भूमि का भूमि निर्धारण किया जाता था, ये भी ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर औसत कर लीजिए, ये औसत होगा। और अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंटी में लागू किया गया था, तो यही गलत हो जाएगा। एक इसमें गलत है, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंटी में लागू नहीं किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंटी में जो लागू किया गया था उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्थायी बंदोबस्त, या इसी को बोलते हैं हम लोग जमींदारी बंदोबस्त। क्या दोस्तों?
जमींदारी या इसी का नाम होता है दोस्तों इस्तेमरारी। क्या बोलिएगा? इस्तेमरारी। और इस सभी जनक कौन बोला जाता है? याद रखिएगा कॉर्नवालिस। क्या दोस्तों? कॉर्नवालिस। और ये पूरे भारत के भूभाग पर बोल सकते हैं, ये लगभग 19% भूभाग पर ये लागू था। एक और दोस्तों होता है, याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे रैयतबाड़ी हो गया दोस्तों, सॉरी रैयतबाड़ी जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा नहीं किया गया था, इसके द्वारा दोस्तों महलवाड़ी किया गया था। क्या दोस्तों? महलवाड़ी। और यहाँ बात करेगा दोस्तों रैयतबाड़ी की, तो रैयतबाड़ी किसने किया था? तो यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा समझिए। रैयतबाड़ी जो किया था दोस्तों, वो किसने किया था? टॉमस मुनरो। कौन दोस्तों? टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर रैयतबाड़ी पूछेगा तो ये हो जाएगा, और दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो किया गया था वो महलवाड़ी किया गया था। और ये पूरे भाग पर कितना पर था? तो याद रखिएगा 31% भूभाग पर। तो इतना क्वेश्चन आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस के अहमदाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा हकीम अजमल खान ने। देखिए अबुल कलाम आजाद की बात करिएगा दोस्तों, तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कि याद रखिएगा दोस्तों ये सबसे अधिक समय तक और सबसे बोल सकते हैं कि मतलब यंग कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था अबुल कलाम आजाद। सी आर दास ने दोस्तों 1922 में किया गया था, याद रखिएगा ये कहाँ का किया था? गया अधिवेशन। क्या दोस्तों? गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों याद रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आता है कांग्रेस, तो यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना किया गया था। कहां पर दोस्तों? याद रखिएगा बंबई में किया था। बंबई में कहां किया था? ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई पूछा गया है। याद रखिएगा बंबई के दोस्तों संस्कृत महाविद्यालय में, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनका गठन किया गया था। इसका गठन किसने किया था? याद रखिएगा एयो ह्यूम ने किया था। किसने दोस्तों? एयो ह्यूम ने किया था। वहीं पर दोस्तों 1885 में जो पहला अधिवेशन होता है वो बंबई में होता है, और इसकी अध्यक्षता किसने करता है? तो याद रखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया जाता है। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दांडी मार्च कितने दिनों तक चलना था? तो दांडी मार्च याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहले कब हुआ था स्टार्ट? याद रखिएगा 12 मार्च से लेके 1930 से लेके ये कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो देख लीजिए कितना दिन चला है? 24 दिन चला है। कितना दिन दोस्तों? 24 दिन चला है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 78 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और दोस्तों पूछेगा कितना मील चला था? तो 240 मील या 242 मील, जो भी देगा आपको देख लेना है। और ये दोस्तों कहाँ से चला था? तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से चला था। और कहाँ तक चला था? दांडी तक। और दोस्तों याद रखिएगा 6 अप्रैल को सुबह ही दोस्तों नमक कानून को तोड़ देता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, नमक कानून को तोड़ देता है। और दोस्तों इसी के समय याद रखिएगा 1930 में ही उसी दिन दोस्तों कौन आंदोलन एक चलाया गया? उसको हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलिएगा दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा दोस्तों ये 78 प्रतिनिधि जो चले थे, इसमें दोस्तों एक अंग्रेज शामिल था। उस अंग्रेज का नाम पूछ लिया आरपीएफ, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या नाम था? बेब मिलर नाम था। क्या था दोस्तों? बेब मिलर। तो ये सब बातों को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा कैप्टन मोहन सिंह। कौन दोस्तों? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कैप्टन मोहन सिंह यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने याद रखिएगा दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्या दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। कब किया था? तो 1939 ईस्वी में किया था। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो 1946 में दोस्तों नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा मुंबई में हुआ था। सॉरी मुंबई में दोस्तों ये नहीं हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता इसका बिल्कुल राइट आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इसको जो बोला जाता है रॉयल नेवी बोला जाता है। क्या दोस्तों? रॉयल नेवी विद्रोह बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता से बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था और सरदार पटेल ने किया था। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 3 जून 1947 को आया था। और इसी के द्वारा याद रखिएगा दोस्तों भारत को दोस्तों विभाजन किया गया। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए बी आर अम्बेडकर दोस्तों याद रखिएगा, इनको हम लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों बी एन राव ने। ये दोस्तों संवैधानिक सलाहकार थे, इसी ने दोस्तों मतलब बोल सकते हैं कि उसका प्रस्ताव किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। तत्वबोधनी सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है यानी सत्य है? इसकी स्थापना 1849 में किया गया था। नहीं दोस्तों 1839 में किया था। किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। इसे बंगाली भाषा में भारत के अतीत में व्यवस्थित किया गया। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सत्य पूछ रहा है तो सत्य हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 हो जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष का विधि के रूप में अपनाए गए। स्वदेशी और बहिष्कार देखिए दोस्तों, एक याद रखिएगा, आपको हम कई बार बता दिए दोस्तों, बंगाल विभाजन, क्या बोलिएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का अगर पूछेगा दोस्तों घोषणा कब किया गया था, तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को। कब बोलिएगा दोस्तों, 19 जुलाई 1905 को। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए दोस्तों वहाँ के मतलब जितने भी दोस्तों व्यक्ति थे, उसने दोस्तों एक आंदोलन चलाया जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब चला था, तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को। इसी में दोस्तों बहिष्कार किया गया बंगाल विभाजन का। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उस समय भारत का गवर्नर कौन था, करजन था। करजन ने दोस्तों याद रखिएगा ये 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इसी को याद रखिएगा, बहिष्कार पहली बार कब किया था, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन में। 1905 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। होम रूल आंदोलन का स्थापना किसने किया था, होम रूलिंग का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और दोस्तों कौन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। और ये कब किया गया था, 1916 में किया था। एनी बेसेंट ने कहां पर किया था, मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर किया था, बंबई में, ठीक है। असहयोग आंदोलन की स्थापना कब किया गया था, स्टार्ट 1 अगस्त 1920 को। कब दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन याद रखिएगा चोरी चोरा घटना हो जाता है जिसके द्वारा 1922 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया था, 1928 में। इसका गठन 1927 में होता है, लेकिन ये भारत आता है 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है, देखिए क्या विचार करना है। लुई 16वां बुर्बो राजवंश का था, बिल्कुल ठीक है। 1774 में वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था, बिल्कुल ठीक है। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल था, इसीलिए दोस्तों वहाँ का टोटल पैसा जो है ये खर्चा कर दिए थे। तो याद रखिएगा, जिसकी दोस्तों इसको गरीबी का कुछ पता नहीं चला था। तो यहाँ पर से तीनों सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति, क्या दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1789 में। कब दोस्तों, 1789 में। इससे दोस्तों याद रखिएगा एक दोस्तों किला था बास्तिल का किला। अगर आपको पूछेगा कि बास्तिल का किला किससे संबंधित है, तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति से भारत में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसे दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार के शब्द लिए गए हैं। एक दोस्तों आपका हो जाएगा समानता, एक आपका हो जाएगा बंधुता। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन के सबसे गतिशील उद्योग में से कौन था। 19वीं शताब्दी में पूछेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कपास एवं धातु। क्या दोस्तों, कपास एवं धातु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों उसी समय दोस्तों अफीम और सोरा, क्या दोस्तों अफीम और सोरा का दोस्तों कहां से होता था सबसे अधिक निर्यात, याद रखिएगा वो दोस्तों बिहार से होता था। किससे दोस्तों, बिहार से होता था। तो ये भी बात को एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि एक आपको गलत है, गलत को आपको चुनना है, ठीक है। अनुच्छेद 112 में बजट की परिभाषा दिया गया, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 113 में अनुदान क्या है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान क्या है, लेखानुदान बिल्कुल ठीक है दोस्तों। 114 में दोस्तों कटौती प्रस्ताव नहीं होगा। 114 में दोस्तों क्या होगा, विनियोग विधेयक, क्या दोस्तों विनियोग विधेयक होगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्याज दर को कम नहीं कर सकता है। अगर दोस्तों ब्याज दर को कम करेगा तो मुद्रास्फीति दोस्तों और जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। गैपोरिया समिति बैंकिंग से बिल्कुल ठीक है। नजदुम्पा रेलवे किराया से है, बिल्कुल ठीक है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन यानी कि बैंकिंग से भी ये है। और रेखा समिति निर्यात आयात से नहीं। रेखा समिति भी दोस्तों बैंकिंग के बोल सकते हैं दोस्तों, ढांचा का ये संरचना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में सबसे अधिक भ्रंश किसको दिया जाता है। सबसे अधिक भ्रंश किसको दिया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिजली को दिया जाता है। किसको दोस्तों, बिजली को दिया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देखिए क्या बोला गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 56, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2। तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब वो चला गया था, तो याद रखिएगा 61 से 66, ये हो जाएगा दोस्तों 3। चौथी पंचवर्षीय योजना कब चला था, 69 से 74, ये हो जाएगा 4। और दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 यानी कि 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखिएगा हेरेड डोमल मॉडल आधारित पर। किसे दोस्तों, हेरेड डोमल आधारित पर था, याद रखिएगा मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करिएगा तो ये दोस्तों महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महानलोबिस मॉडल पर ये आधारित था। ये दोनों चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में। कहां पर दोस्तों? प्रशांत महासागर में। और इस गर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा मेरियाना गर्त। क्या दोस्तों? मेरियाना गर्त बोलते हैं। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। क्या बोला गया दोस्तों? अलास्का जलधारा और प्रकृति। अलास्का ठंडी जलधारा है? अलास्का दोस्तों ठंडी जलधारा है? नहीं दोस्तों, अलास्का जो है एक प्रकार का गर्म जलधारा है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा, एल नीनो गर्म जलधारा। बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, दो प्रश्न जो है आपको काफी बार आरपीएफ पूछ चुका है, हो सकता है कि आपको इस एग्जाम में भी देखने को मिला। एक दोस्तों होता है लेब्राडोर। क्या दोस्तों? लेब्राडोर। और एक होता है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। क्या दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए लेब्राडोर दोस्तों ठंडी जलधारा है, और दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो है याद रखिएगा गर्म जलधारा। ये दोनों को बहुत एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये कई बार एग्जाम में देखने को मिल गया है। अब इसको याद कैसे रखिएगा? तो गौ से गल्फ, गौ से गर्म जलधारा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। महासागरों एवं समुद्रों में आने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो दोस्तों ज्वार भाटा का दोस्तों सूर्य की प्रकाश, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों चीज होता है। तो यहाँ पर से याद रखिएगा पृथ्वी का बल भी हो जाएगा, चंद्रमा का बल भी हो जाएगा, सूर्य का बल भी। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक घन वन किस क्षेत्र में? जहां भी दोस्तों सर्वाधिक पूछेगा घन वन, तो ये दोस्तों भूमध्य रेखा के पास होता है। भूमध्य रेखा के पास समझ लीजिए दोस्तों, तापमान अगर पूछेगा सबसे अधिक कहां पर रहता है? तो भूमध्य रेखा पर। सबसे वर्षा अधिक कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर। सबसे दोस्तों प्रकृति बोलिएगा, मतलब जैव विविधता कहां पर रहता है? तो ये भी हो जाएगा दोस्तों आपका भूमध्य रेखा पर। सबसे अधिक पूछेगा वन कहां पर होता है दोस्तों? याद रखिएगा ये भी होता है आपका भूमध्य रेखा पर। सबसे अधिक वर्षा, ये सब चीज को एकदम आपको भूमध्य रेखा आप लेके चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस देश को स्वर्ण पेगोडो के देश का रूप में जानते हैं? तो स्वर्ण पेगोडो दोस्तों हम लोग किसको बोलते हैं? म्यांमार को बोलते हैं। क्या दोस्तों? म्यांमार को बोलते हैं। पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? नहरों का देश बोलते हैं। क्या दोस्तों? नहरों का देश किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को। जापान को क्या बोलते हैं दोस्तों? सूर्योदय का देश। क्या दोस्तों? सूर्योदय का देश किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हाथियों का देश किसको बोलते हैं? हाथियों का देश बोलते हैं थाईलैंड को। क्या दोस्तों? सफेद हाथियों का देश किसको बोलते हैं? थाईलैंड को बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, झीलों का देश किसको बोलते हैं? झीलों का देश बोलते हैं फिनलैंड को। क्या दोस्तों? फिनलैंड को बोलते हैं। तो ये सब चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत नहीं है? तो बलित पर्वत दोस्तों अल्पेशियन पर्वत जो है ये एक प्रकार का बलित पर्वत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगली प्रश्न को देखिए क्या बोला गया। विभिन्न भौगोलिक दिवस के बारे में सत्य नहीं है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर बिल्कुल ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल बिल्कुल ठीक है। गोरैया दिवस 9 अगस्त नहीं दोस्तों, ये जो मनाया जाता है याद रखिएगा दोस्तों 20 मार्च को। कब दोस्तों? 20 मार्च को। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या बोला गया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय वन नियत 1988, वन अधिकार अधिनियम 1990, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये जो दोस्तों वनाधिकार अधिनियम है ये 1990, ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसमें दोस्तों सुमेलित करना है। ये निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय वन, यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 1972। क्या दोस्तों? टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1973। क्या दोस्तों? 1973। वन्यजीव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों 1972। ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट पूछेगा दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा कितना? 1992। तो ये सबको एकदम आपको याद रखना, इसको आप निगलेक्ट कीजिए, ये आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोला गया। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतरी खंदन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सिरोही में है। कहां पर दोस्तों? सिरोही में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक गलियारा भारत व जापान के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो गलियारा यहाँ पर पूछेगा भारत और जापान के द्वारा, तो ये दोस्तों अमृतसर और कोलकाता हो जाएगा। क्या दोस्तों? अमृतसर और कोलकाता हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। एक दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर। क्या दोस्तों? 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये किसके बीच होता है? ये कॉरिडोर को हम लोग गड़ियाला बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। किसके दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ये क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। ठीक है, और ये इसको कब हुआ था? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 100वां संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ गया था। तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए
अगली प्रश्न को देखिए, देखिए क्या बोला गया, भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्री पार्क यहाँ पर पूछा दोस्तों, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? कच्छ में हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों हो जाएगा? कच्छ में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। चिल्का झील को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा लैगून झील। और दोस्तों भारत का खारे पोने का झील पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका चिल्का झील। यही दोस्तों अगर विश्व का खारे पोने का झील पूछेगा तब आपका हो जाएगा दोस्तों कैस्पियन सागर। क्या बोलिएगा? कैस्पियन सागर को, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछेगा विश्व का मीठे पानी का झील, विश्व का अगर मीठे पानी का झील पूछेगा तब आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सुपीरियर झील। क्या दोस्तों? सुपीरियर झील। वहीं दोस्तों अगर पूछ सकता है आपको भारत में जो खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा बुलर झील। बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। निकोबार द्वीप समूह याद रखिएगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है दोस्तों, अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है तो याद रखिएगा वो कौन है? 10 डिग्री चैनल। कौन दोस्तों? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पूछेगा तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश पर पाया जाएगा। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को तरफ देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चीनी उत्पादक वाले भारत के 3 राज्यों का सही क्रम। चीनी उत्पादक पूछेगा सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश आएगा, उसके बाद कर्नाटक आएगा। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर गन्ना पूछेगा सबसे पहले यूपी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्या बोला गया, पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार किस राज्य में है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में दोस्तों ये आपका हो गया दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य हो गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये पूर्वोत्तर राज्य हो गया, तो इसमें दोस्तों सर्वाधिक अगर पूछेगा तो ये असम हो जाएगा। क्या दोस्तों? असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूर्वोत्तर राज्य में जितने भी राज्य होते हैं उसको हम लोग क्या मिलकर बोलते हैं? सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य की याद रखेगा किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो याद रखेगा अनुसूची की बात करेगा तो 6 राज्यों में, 6 अनुसूची 6 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों कब स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगली प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संसद से उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीट आवंटित है, बिल्कुल ठीक। लोकसभा के लिए 80 सीट, ये बिल्कुल दोनों का दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। यही दोस्तों बिहार के बारे में जान लीजिए। बिहार में दोस्तों अगर पूछेगा लोकसभा में कितना सीट है तो 40 सीट है। राज्यसभा में पूछेगा दोस्तों कितना सीट है? 16 सीट है। वहीं दोस्तों विधानसभा में पूछेगा कितना सीट है? 243 सीट है। और दोस्तों विधान परिषद में पूछेगा कितना सीट हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा 75 सीट है। तो ये चारों को एकदम आपको याद रखना है बिहार के संदर्भ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो ये 6 माह का होता है। देखिए दोस्तों संसद में अगर बोलिएगा सत्र कितना होता है? 3 सत्र चलते हैं। एक दोस्तों होता है आपका बजट सत्र। क्या बोलिएगा? बजट सत्र। एक होता है दोस्तों याद रखिएगा मानसून सत्र। क्या बोलिएगा? मानसून सत्र। एक होता है दोस्तों शीतकालीन सत्र। कौन दोस्तों? शीतकालीन सत्र होते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बजट सत्र दोस्तों फरवरी से लेकर मार्च तक चलता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मानसून सत्र जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है, ठीक है, अगस्त तक चलता है। और दोस्तों शीतकालीन नवंबर से दिसंबर में चलता है। अगर बात करिएगा दोस्तों शीतकालीन सत्र तो सबसे कम कौन चलता है? तो शीतकालीन सत्र। सबसे अधिक कौन चलता है? बजट सत्र चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं? देखिए दोस्तों संसद के जो है 3 समिति होते हैं, यहाँ से ध्यान समझिए। एक दोस्तों होते हैं लोक लेखा समिति। क्या दोस्तों? लोक लेखा समिति होते हैं। एक होते हैं दोस्तों उप समिति। क्या बोलिएगा दोस्तों? उप समिति। एक होते हैं दोस्तों प्रकलन समिति। क्या बोलिएगा? प्रकलन समिति होते हैं। लोक लेखा समिति में दोस्तों कितना सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 दोस्तों लोकसभा से होते हैं और 7 दोस्तों आपका राज्यसभा से। वही दोस्तों इसमें भी होता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों एक प्रकलन समिति होता है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 का 30 सदस्य दोस्तों कहाँ से होता है? लोकसभा से होता है। इसमें राज्यसभा का नहीं होता है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख लीजिए कहाँ पर हो जाएगा, लोक लेखा समिति इसमें तो होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा सरकारी उपक्रम समिति इसमें भी होते हैं, प्रकलन समिति में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी सदस्य प्रकलन समिति को छोड़कर है सभी में दोस्तों क्या होता है? याद रखिएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों सभी सदस्य का कार्यकाल अगर पूछेगा तो महज 1 साल का चलता है। तो याद रखिएगा 1 वर्ष का चलता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में डैश स्तरों की अदालतें होती है? तो 3 स्तरों की अदालतें होती है। एक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होता है, एक दोस्तों हाई कोर्ट होता है और एक दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के 124 आर्टिकल में है।
हाई कोर्ट की चर्चा दोस्तों 214 आर्टिकल में है और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा 233 आर्टिकल में की गई है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका नीचे भी एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, लेकिन उसका दोस्तों मतलब संविधान में चर्चा नहीं की गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के 124 आर्टिकल में की गई है। 125 में दोस्तों क्या बोला गया, जजों का वेतन भी बोला गया। 126 में दोस्तों क्या बोला गया, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बोला गया है। 127 में क्या बोला गया दोस्तों, तदर्प न्यायाधीश के बारे में बताया गया। 128 में बोला गया दोस्तों, याद रखेगा, सेवानिवृत्त मतलब न्यायाधीश। और 129 में बोला गया दोस्तों अभिलेख न्यायालय। ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखेगा राज्यपाल करेगा। राज्य चुनाव किसका चुनाव कराते हैं, तो याद रखेगा बिहार में जितने भी दोस्तों मतलब जिस भी राज्य में होते हैं पंचायती राज और दोस्तों नगर पालिका का चुनाव कराते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव करने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। क्या बोलिएगा दोस्तों, 21 वर्ष होना चाहिए। वही दोस्तों अगर पूछेगा भारत चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखेगा 25 जनवरी 1950 को। क्या बोलिएगा, 25 जनवरी 1950 को। और ये दोस्तों विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव कराते हैं। यही दोस्तों मुख्यमंत्री की बात आ गया तो मुख्यमंत्री की संविधान में कितनों में आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया, संविधान के 164 आर्टिकल में मुख्यमंत्री है। महाधिवक्ता दोस्तों यहाँ पर होता है, याद रखेगा। जिस तरह भारत केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, उसी तरह दोस्तों महाधिवक्ता होता है कहाँ पर, राज्य में। और राज्य में इसकी चर्चा संविधान के 165 आर्टिकल में है। ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। तो विधानमंडल देखिए दोस्तों संविधान के 168 आर्टिकल को पढ़िएगा तो इसमें दोस्तों विधानमंडल का चर्चा दिया गया। क्या दोस्तों विधानमंडल के बारे में बताया गया। विधानमंडल के दोस्तों अगर अंग पूछेंगे तो अंग हो जाएंगे दोस्तों 3 अंग। 3 कौन कौन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे दोस्तों विधानसभा, एक हो जाएंगे दोस्तों विधान परिषद और एक हो जाएंगे दोस्तों राज्यपाल। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 3 हो जाएगा तो मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों सदन की बात करेगा तो सदन दोस्तों 2 होते हैं, एक विधानसभा और एक दोस्तों विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा की चर्चा संविधान के दोस्तों कितना आर्टिकल में की गई है, तो 170 आर्टिकल में की गई है। वहीं दोस्तों विधान परिषद के दोस्तों अगर गठन की बात करेगा प्रावधान का, तो ये दोस्तों 100 कितना में किया गया है, 69 में किया गया है। और अगर बात करेगा दोस्तों इसके विधानसभा की संरचना का, विधान परिषद की संरचना का, तो ये संविधान के 171 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में है, विधान परिषद 6 राज्यों में भी है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसको याद करने का ट्रिक है तू भी मजा कर। क्या बोलिएगा दोस्तों, तू भी मजा कर। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। टी से हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, BHI से बिहार, M से दोस्तों महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, KR से कर्नाटक। इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था में से कौन सा सही नहीं है। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था कहां से लिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं संघात्मक शासन। संघात्मक शासन दोस्तों कहां से लिया गया है, तो याद रखेगा कनाडा से लिया गया है। तो त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों का आदर्श करना ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। देखिए दोस्तों 279A अगर बात करेगा तो ये दोस्तों GST काउंसिल से हो जाएगा, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वस्तु एवं सेवा कर याद रखिएगा एक प्रकार का कौन कर है, याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर है। क्या बोलिएगा, अप्रत्यक्ष कर है। और संविधान के 101 मतलब संशोधन में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। वहीं दोस्तों अगर GST की सिर्फ बात करेगा, वस्तु एवं सेवा कर की बात करेगा, तो ये दोस्तों 246 आर्टिकल में की गई है। वहीं दोस्तों काउंसिल की बात करेगा यानी परिषद की बात करेगा तो वो आपका 279 का ए हो जाएगा। ठीक है, UPSC की चर्चा संविधान के 315 आर्टिकल में किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों याद रखिएगा इसका चर्चा दोस्तों संविधान के 324 आर्टिकल में की गई है। और वित्त आयोग की चर्चा याद रखिएगा 180 आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, भारत का सबसे पहला वित्त आयोग कौन था दोस्तों, तो याद रखेगा केसी नियोगी था। कौन दोस्तों, केसी नियोगी था। और अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखेगा 16वें क्रम के वित्त आयोग कौन है, अरविंद पनघड़िया। क्या बोलिएगा, अरविंद पनघड़िया। वहीं दोस्तों भारत का पहला निर्वाचन आयोग पूछेगा कौन हो जाएगा, याद रखेगा सुकुमार सेन। क्यों दोस्तों, सुकुमार सेन। और अगर अभी वर्तमान में पूछेगा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा राजीव कुमार। क्या दोस्तों, राजीव कुमार हो जाएंगे। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सभा, सभा मतलब कहां पर बनाएगा दोस्तों, 243 के क में होगा। ठीक है, ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों का अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका जो पूछ रहा है कि मतलब भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है जो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन में कई
इस तरह की बात किया गया जैसे दोस्तों फजल अली आयोग ने दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया। दोस्तों लोकसभा के कार्यकाल को दोस्तों लोकसभा के दोस्तों सदस्य का 500 से बढ़ाकर 525 किया। ये सभी दोस्तों 7वें संविधान संशोधन में किया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक दोस्तों हमने आपको 50 क्वेश्चन करवाया। उम्मीद है कि बहुत ही कम समय में आपको हमने ज्यादा क्वेश्चन देने का मतलब ज्यादा आपके पास नॉलेज देने का हम लोग कोशिश करते हैं और आपके पास कोशिश पहुंचता भी होगा, आपको अच्छा भी लगता होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों जो भी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कल से जो दोस्तों कल या परसों से दो आपका दोस्तों मैराथन सब सब्जेक्ट का करवा देंगे जिससे कि आपका एक भी जीके का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।